सो वेलकम टू द चैनल। आज मैं लेके आया हूँ केमिस्ट्री का महामैराथन। यहाँ पे वही तुम्हारे 150 क्वेश्चंस, मैंने 152 क्वेश्चंस रखा है, ठीक है। वही सवाल कराया जाएगा जो तुम्हारे एग्जाम में आने के चांसेस है फॉर AUCT 2026 एग्जाम के लिए। बस अभी एक दिन बचा है जो कि कल का दिन है, तो अच्छे से इसको यूटिलाइज करो, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस, ठीक है। चलो करते हैं, क्योंकि फिजिक्स का रेस्पॉन्स तुम लोगों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था और DMs किया था कि केमिस्ट्री का भी चाहिए भैया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विच यूनिट 1 से ईच एंड एवरी चैप्टर से रखा है मैंने, यूनिट वाइज है, सब कुछ यहाँ पे है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सबको पता होता है क्या है इसका आंसर, मोल। इसमें कोई ऐसा कुछ डेरिवेशन वगैरह नहीं है, ठीक है, इसको तुम डायरेक्टली कर सकते हो। सो चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 0.0025। तो ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करना है, जो तुम्हारे लीडिंग जीरोस है, मतलब जीरोस दैट आर प्रेसिडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक है। मतलब तुम्हारा जो लीडिंग जीरोस है, ठीक है, लीडिंग जीरो से ये तुम्हारे सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये जो दो जीरोस है दिस आर नॉट सिग्निफिकेंट। सो यहाँ पे सिर्फ 2 and 5 आर सिग्निफिकेंट, मतलब टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CO2। ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, ये तुम्हारे बस कैलकुलेशन वगैरह चेक करते हैं कि तुम एरर करते हो या फिर नहीं करते हो। एकदम आसान है इसको करना। कैसे करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को तुम्हारा जो मोलर मास होता है सबको पता होता है 44 ग्राम पर मोल ऐसा होता है। फिर मास परसेंटेज तुम कैसे निकालते हो, तुम कार्बन का कैसे निकालोगे, ऊपर हो जाएगा तुम्हारा कार्बन 12, ठीक है, नीचे 44 इंटू 100। जब तुम सॉल्व करते हो इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारा आता है 27.27%। ये रहा तुम्हारा आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 4 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है, इसको कैसे करना है इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। तो इसको तुम्हें कैसे करना है, पहले देखो NaOH। एग्जाम में कुछ चीज देखो ना, जैसे कि CO2, एग्जाम में तुम सॉल्व करने मत लग जाओ कि चलो कैलकुलेट करते हैं। 44 इसका, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 62, 32। तो पहले से तुम याद रख के जाओ ताकि एग्जाम में तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो NaOH का तुम्हारा जो मोलर मास वो कितना होता है, 40 होता है, ठीक है, सबको पता होगा। अगर नहीं पता है तो तुम जान लो, ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। निकालना क्या है, मोलैरिटी। सो तुम्हारा पहले तुम मोल्स निकाल लो। मोल्स कैसे निकालते हो, मास बाई मोलर मास कितना होता है, 0.1 आता है। फिर क्या क्या है तुम्हारे पास, वॉल्यूम है। वॉल्यूम कितना है, 500 ml, इसका मतलब है 0.5 लीटर्स होता है। चलो अभी मोलैरिटी निकाल लेते हैं। मोलैरिटी हो जाएगा तुम्हारा ऊपर में मोल्स और नीचे तुम्हारा जो वॉल्यूम मैंने लिखा है 0.5। क्या क्या होता है तुम्हारा आंसर, क्या आएगा, 0.2 मोलर आएगा कि नहीं, 0.2। ये रहा आंसर, खत्म। ऐसे सवाल आएगा एग्जाम में। सो which law states that equal volumes of all gases at same temperature pressure contain equal number of molecules। ये कोई ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह यहाँ पे तुम्हें याद रखना है, मतलब ये लॉ ही है, लॉ के ऊपर ये सवाल है। एवोगैड्रोस लॉ है, तुम्हें अच्छे से देखना, सारे लॉज को तुम अच्छे से देख के जाना, ठीक है, एग्जाम से पहले। ये 4 लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला वाला सवाल भी आ सकते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला ऐसे सवाल आ सकता है एग्जाम में। तो बोला है कि विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो सकता है। सो तुम यहाँ पे डिवाइड करो जो सबस्क्रिप्ट होते हैं C6H12O6 बाय द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। यहाँ पे कौन सा होगा कॉमन डिवीजर, 6 हो जाएगा। तो डिवाइड जब करोगे तुम तो क्या आ जाएगा, CH2O, ये आ जाएगा आंसर। तो खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ वाटर फ्रॉम द कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके लिए तुम पहले इक्वेशन लिखो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर तुम्हारा वाटर, उसको बैलेंसिंग करो, यहाँ पर 2 टाइम्स आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 टाइम्स आ जाएगा। बोला है कि तुम्हारा हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल्स। 2 मोल्स ऑफ वाटर को बनाने के लिए ऑक्सीजन के मोल्स कितना चाहिए, 1 मोल। जब तुम बैलेंस, तो ऐसे सवाल दूसरे केमिकल रिएक्शन के लिए भी आ सकता है। यहाँ पे तुम्हारा क्या बताया, कंबशन ऑफ H2, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये तुम्हारा बेसिकली है तो सेमीकंडक्टर का, बट यहाँ पे तुम्हारा जरूरत है इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं, ये तुम्हारे जो अमाउंट ऑफ मैटर होता है उस पर डिपेंड ही नहीं करता है। क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर, इस पर तुम्हारा नहीं डिपेंड करता है। जैसे कि तुम्हारा मास हो गया, फिर वॉल्यूम वगैरह हो गया, फिर इंटरनल एनर्जी हो गया, ये सारे तुम्हारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तुम याद रखो एग्जाम में
मास, वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी अगर तुम्हें एग्जाम में दे दे कि ये सब क्या है, दिस आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, बचा क्या, बचा तुम्हारा डेंसिटी, डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, खत्म। तो चलो चैप्टर 2 पे जाते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज अप्रोक्सीमेटली, डायरेक्टली पूछ देगा प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए, 6.626 into 10⁻34 जूल सेकेंड, ये रहा आंसर। विच सबशेल इज डेजिग्नेटेड बाय n इक्वल्स टू 3 and l इक्वल्स टू 2, बेसिक से सवाल है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 3 है, ठीक है, मतलब ये तुम्हारा शेल देगा, मतलब दिस इज द शेल। एजिमुथल क्वांटम नंबर जो कि l है तुम्हारा, दैट इज 2 हमें दिया हुआ है, मतलब ये तुम्हारा d सबशेल का है, तो 3d मुझे दिख रहा है, आंसर खत्म। अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल विच ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट, अफबाउ के हिसाब से, सो अफबाउ के हिसाब से चलो चेक करके देखते हैं। 3d देखो, 3d मतलब तुम्हारा 3 प्लस ये d मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5। उसके बाद s देखो तो मतलब ये तुम्हारा 4 प्लस 0 क्या होता है 4, तो इसके हिसाब से जब तुम n प्लस, मैंने क्या लगाया, n प्लस एल रूल लगाया, ठीक है, अफबाउ का जो n प्लस एल रूल होता है, तो इसके हिसाब से मैं देखता हूँ कि 4s इसके पास, इसका वैल्यू क्या है, कम आता है, ठीक है, इसके हिसाब से 4s विल बी फर्स्ट फिल्ड, मतलब द ऑर्बिटल विद द लोअर n प्लस एल का वैल्यू, जिसके पास ये वैल्यू सबसे लोअर होगा, दैट इज फिल्ड फर्स्ट, ठीक है, दैट इज फिल्ड फर्स्ट। सो 4s इज फिल्ड बिफोर 3d, खत्म, ये रहा आंसर। 44p ये तो नहीं होगा क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है, 40 क्या हो जाएगा 4 प्लस 2, क्योंकि एस पी डी 012 क्या होता है 6 आता है आंसर। सो इसको ऐसे करना है, खत्म। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल इज गिवन बाय, फॉर्मूला याद रखो ना क्या है तुम्हारा 2l प्लस 1, इस सब शेल कंटेन्स इतना ऑर्बिटल, ठीक है, जितना ऑर्बिटल्स, एंड एवरी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट कितना तुम्हारा मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तुम्हें भी पता होगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे तुम निकालते हो, यू विल रिमेंबर दिस फॉर्मूला, है कि नहीं आंसर, ये रहा आंसर, खत्म। फॉर्मूला याद रखो ना, डायरेक्टली पूछ देगा और एग्जाम में जाके देखोगे एल का वैल्यू कुछ दे देगा, ठीक है, यू विल गेट द वैल्यू, उसके बाद यू हैव टू सॉल्व द एक्यूरेट आंसर, तो फॉर्मूला याद रखो। So, which is rule states that pairing of electrons in orbitals of the same subshell does not occur until each orbital is singly occupied. So, बहुत ही बढ़िया सवाल आ रहे हैं, रूल्स पर बेस्ड सवाल आ रहे हैं, सारे रूल्स को अच्छे से देख लेना। पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, अफबाउ प्रिंसिपल है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, सबको अच्छे से देख लेना। हंस रूल है ये आंसर, इसका आंसर हंस रूल याद है तुम्हें, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम ऐसा कुछ रूल था, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, एनसीईआरटी में भी है हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये तुम्हारा बेसिकली यही इंश्योर करता है कि लोअर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन ड्यूरिंग सबशेल का फीलिंग, ये तुम्हारा यही इंश्योर करता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14 में जाते हैं। व्हाट इज द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन इफ इट्स मोमेंटम इज p, खत्म, बहुत ही ज़्यादा आसान है। लैम्डा तुम्हारा क्या क्या हो जाएगा, लैम्डा h/p, ये तुम्हारा डी ब्रॉगली का रिलेशनशिप है, ठीक है, ये तुम्हारा डी ब्रॉगली रिलेशनशिप है। डायरेक्टली आंसर कौन सा हो जाएगा, ऐसे ही ऐसे बेसिक बेसिक सवाल आ जाएगा एग्जाम में। द नंबर ऑफ रेडियल नोट्स इन अ 3s ऑर्बिटल, इसको कैसे करना है। सो रेडियल नोट्स का कैलकुलेशन के लिए तुम्हारा रेडियल नोट्स फॉर्मूला याद रखो क्या है, n माइनस एल माइनस 1, अगर मैंने रेडियल नोट बता दिया तो तुम अपनी तरफ से क्या करना, और बहुत सारे टोटल नोट्स ऐसे कुछ था, फिर एंगुलर नोट ऐसा कुछ था, वो सब अच्छे से देख लेना, ठीक है। सो रेडियल नोट का क्या हो जाएगा तुम्हारा n प्लस एल प्लस 1 माइनस 1, सॉरी इसको सॉल्व करो, सब कुछ दिया हुआ है, n का वैल्यू है 3, एल हो जाएगा एस है ना, तो 0 है माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आंसर, खत्म। Which of the following species has the same number of electrons as Na plus, इसको कैसे टैकल करोगे, तो चलो ऑप्शन वाइज जाते हैं। मैग्नीशियम 2 प्लस को देखते हैं। न्यूट्रल सोडियम एटम तुम्हारा, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Na प्लस है ना, तो Na प्लस अगर है तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो Mg2 प्लस जो होगा, हाँ Mg2 प्लस के पास भी तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, हाँ ऐसे सवाल आ जाएगा। अगर एग्जाम में n माइनस दे तो बोलेगा कि n माइनस के साथ कौन सा स्पीशीज का सेम इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो यू विल सॉल्व दैट, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4 इज, इसको कैसे करोगे, हमने केमिकल बॉन्डिंग में पहुंच गए हैं,
तो CH4 का बहुत ही ज़्यादा बेसिक है तुम्हारा CH4, सबको पता है ना, CH4 sp3 ही होता है, ठीक है। विच मॉलिक्यूल ऐसे लीनियर शेप के ऊपर तुम रिवीजन कर लेना, ठीक है, कौन सा होगा लीनियर शेप में तुम्हारा ये CO2, इसमें तुम्हारा दो डबल बॉन्ड होते हैं, जीरो लोन पेयर, ठीक है। सो 180 डिग्री होते हैं दोनों के बीच में एंगल, और तुम्हारे ये sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, खत्म। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैसे निकालोगे, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा 3, खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एग्जिबिट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पता होगा कहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा वाला करता है। जैसे कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्डिंग वहीं पे होगा इफ हाइड्रोजन इज, याद रख लेना, इट इज कोवलेंटली, इफ इट इज कोवलेंटली बाउंड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि तुम्हारा हो गया नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ठीक है। अगर हाइड्रोजन इन सब के साथ जुड़ रहा है देन दैट कंपाउंड विल शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, बाकी कुछ में दिख रहा है क्या, H2O, ये रहा, खत्म, ये ऑक्सीजन मिल रहा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखो, द फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन इन O3, तो तुम्हें भी पता होगा कैसे बॉन्ड होता है, कैसे करके होता है, इट शेयर्स वन सिंगल बॉन्ड एंड टू डबल बॉन्ड, जिसके वजह से एक लोन पेयर यहाँ पे होता है। तो फॉर्मल चार्ज का तुम्हारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस तुम्हारा बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे लिख देना ऐसे करके। यहाँ पे तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 है, ठीक है, और तुम्हारा जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एक लोन पेयर, जो टोटल 2 हो जाएगा, माइनस ऑफ जो तुम्हारा जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है तुम्हारा, ये क्या हो जाएगा, 3 शेयर्ड पेयर्स हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड से और एक सिंगल बॉन्ड से हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल तुम्हारा यहाँ पर 6 आ जाएगा, ओके। तो 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो आंसर तुम्हारा क्या होता है +1, ठीक है, खत्म। ऐसे करके निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। विच मॉलिक्यूल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, तुम्हारा विच मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक, सबको पता होता है इस। सो क्वेश्चन नंबर 22 को अच्छे से पढ़ो, विच मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक, तो ऑक्सीजन है, N2 है, O2 माइनस है, और तुम्हारा NO है, ठीक है। सो N2 के पास तुम्हारा क्या होता है, 14 इलेक्ट्रॉन्स होता है, एंड इट्स इलेक्ट्रॉन इज सब कुछ सब तुम्हारा पेयर्ड होता है, ठीक है। ऐसे सवाल तुम्हें एग्जाम में मिलेंगे कि तुम्हारा सारे पेयर्ड होता है, और ये जो तुम्हारा O2 है, चाहो तो याद रख सकते हो क्योंकि ये सारे ऑप्शंस प्रीवियस ईयर में ऐसे करके रिपीट होते हैं। O2 है, O2 माइनस है, ये सारे तुम्हारे अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे अनपेयर्ड होते हैं, इसका भी होता है अनपेयर्ड और इसका भी तुम्हारा अनपेयर्ड होता है, ठीक है। अनपेयर्ड मतलब क्या डायमैग्नेटिक होगा, नहीं, पैरामैग्नेटिक। सो कौन सा वाला का डायमैग्नेटिक रहेगा, N2 का, क्योंकि इसका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है सब सारे। द एंगल इन अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री इज, जो कि तुम्हारा इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं वो तुम्हारे 120 डिग्री होते हैं रिलेटिव टू वन अनदर, जो कि तुम्हारे एक्सियल बॉन्ड होते हैं दे आर 90 डिग्री रिलेटिव टू द इक्वेटोरियल प्लेन। सो एंगल इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ये तुम्हारा दो एंगल्स रहेगा 120 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। विच बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कैसे होगा, नहीं, ट्रिपल बॉन्ड विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट इज 0 4, चेक करो किसका डाइपोल मोमेंट 0 रहेगा, NH3 का, नहीं, यहाँ पे लोन पेयर्स वगैरह है तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 रहेगा, ठीक है, इसका लोन पेयर वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट इसका 0 रहेगा। अकॉर्डिंग टू VSE पेयर थियरी द शेप ऑफ NH3 इज, सबको पता होता है इसका शेप, NH3 का शेप याद रख लो, दैट इज इसके पास एक लोन पेयर भी होता है, ओके, NH3 इसके पास एक लोन पेयर है, दिस इज ट्राइगोनल पिरामिड, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कैसे करते हैं इसको, इनकम्प्लीट ऑक्टेट किसका है, ये बोरोन है ना, इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। सो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा, ठीक है, इसके पास वैकेंडी ऑर्बिटल है, इसके पास भी है वैकेंडी ऑर्बिटल, तो यही है तुम्हारा जिसका है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय याद रखो, इट इज फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, सिग्मा तुम्हारा होता है एंड टू एन हेड ऑन एक्सियल ओवरलैप होता है बिटवीन द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस। जो तुम्हारा लेटरल या फिर साइड बेस हो जाएगा ओवरलैप, इसके वजह से तुम्हारा पाई बॉन्ड बनेगा, और इसके वजह से तो तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ओवरलैपिंग अगर नहीं हुआ तो कैसे बॉन्ड बनेगा। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस इन PCl5, इसका हाइब्रिडाइजेशन तुम्हारा हो जाएगा sp
sp3d, क्योंकि फॉस्फोरस तुम्हारा 5 सिंगल बॉन्ड्स बनाएगा क्लोरीन के साथ, 5 सिंगल बॉन्ड और 0 लोन पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं रहेगा। ओके, सो ये जब sp3d खत्म, ये रहा आंसर। विच मॉलिक्यूल हैज अ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, किसके पास दिख रहा है तुम्हारे पास लोन पेयर ही रहा, बताने की चीज़ है क्या। थर्मोडायनेमिक्स में मूव करते हैं, चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो वहाँ पे सवाल था इंटेंसिव के ऊपर, और मैंने तुम्हें बता दिया था कि कौन से प्रॉपर्टीज है, कौन से तुम्हारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। तो देखो यहाँ पर डेंसिटी तो मैंने इंटेंसिव वही पे बता दिया था, ठीक है। तो कौन सा आता है तुम्हारा टेम्परेचर इज ऑल्सो इंटेंसिव, तो प्रेशर इज ऑल्सो इंटेंसिव, तो कौन सा हो जाएगा एक्सटेंसिव, यहाँ पे एंथैल्पी इज एक्सटेंसिव। फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, ये नेगेटिव होता है, बहुत आसान सवाल है। यूनिट ऑफ एंट्रोपी इज, एंट्रोपी का यूनिट क्या हो जाएगा, एंट्रोपी बेसिकली तुम्हारा थर्मल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है पर यूनिट टेम्परेचर पर मोल, मतलब तुम्हारा जूल पर तुम्हारा केल्विन और मोल, है कि नहीं कुछ, ये रहा आंसर। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा यू इक्वल्स क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, ये रहा खत्म। A process that occurs without the exchange of heat with the surroundings is called, so basically तुम्हारे जो एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं, द सिस्टम बाउंड्रीज जो होते हैं दे आर थर्मली इंसुलेटेड, जिसके वजह से Q तुम्हारा 0 होता है, ठीक है। प्रोसेस दैट ऑकर्स विदाउट द एक्सचेंज ऑफ हीट, सो दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 36, द चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज, स्पॉन्टेनियस अगर रिएक्शन है, देखो अगर तुम्हारा ये देखो ये अपने देखते हैं, मतलब हियर द गिव्स फ्री एनर्जी इट इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो ये तुम्हारा जो रिएक्शन है दैट इज थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल, और ये तुम्हारा स्पॉन्टेनियस भी है। ओके, ये तुम्हारा स्पॉन्टेनियस भी है, गिव्स फ्री एनर्जी का ये होता है, तो स्पॉन्टेनियस बता रखा है तो आंसर ये रहेगा। सो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स मोस्ट स्टेबल स्टेट इज, अगर मोस्ट स्टेबल स्टेट है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तुम्हारा 0 होता है, जैसे कि प्योर एलिमेंट्स तुम्हारे रेफरेंस स्टेट में, जैसे कि ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, या फिर कार्बन तुम्हारा ग्रेफाइट के स्टेट में, ये तुम्हारा एंथैल्पी इसका तुम्हारा 0 ही असाइन किया जाता है। विच लॉ स्टेट्स दैट द टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द पाथ टेकन। सो इसका ये कौन सा, ये लॉ के बेस्ड है सवाल, लॉ पर बेस्ड है तुम्हारा, क्या क्या है, हेस लॉ है, बॉयल्स लॉ है। टोटल एंथैल्पी चेंज ये तुम्हारा हेस लॉ, ये तो है। हेस लॉ क्या बोलता है तुम्हारा, एंथैल्पी ये तुम्हारा एक स्टेट फंक्शन होता है, मतलब वैल्यू जो है इट सोली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये तुम्हारा हेस लॉ के बारे में बता रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट देख लेना, किरचॉफ्स लॉ यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, बस फंसाने के लिए दिया है, और बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ देख लेना सब कुछ। सॉल्यूशंस में जाते हैं क्वेश्चन चैप्टर, विच कॉन्सेंट्रेशन यूनिट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, सबको पता होता है क्या है, मोलैरिटी। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है सब कुछ, एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। राउल्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, इट इज एप्लीकेबल टू आइडियल सॉल्यूशंस, पता है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू CRT, तो इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी इंक्रीज्ड, यस। फिर तुम्हारा डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, और क्या क्या है तुम्हारा, ऑस्मोटिक प्रेशर तुम्हारा क्या है, देखो तो ऑस्मोटिक प्रेशर ये तुम्हारा एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, दिस इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये तुम्हारे किस पर डिपेंड करता है, सॉलिड पार्टिकल के कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट पार्टिकल के कॉन्सेंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर को अगर मुझे बढ़ाना है देन आई हैव टू ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये रहा आंसर। विच इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सा होगा, बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हाँ ये रहा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वही है तुम्हारा, डिपेंड करता है सिर्फ तुम्हारा जो डिजॉल्व सॉलिड पार्टिकल्स को हम ऐड कर रहे हैं उसी पर डिपेंड करता है। वांटो फैक्टर का सवाल देख लो, फॉर NaCl इन वाटर इज अप्रोक्सीमेटली, अगर NaCl कम्प्लीटली डिसोसिएट करता है वाटर में इंटू 2 डिस्टिंक्ट आयंस, करता ही है, ठीक है, इस पे Na प्लस और Cl माइनस पे करता है, सो टोटल क्या हो जाएगा तुम्हारा, वांटो फैक्टर 2 हो जाएगा। हेनरीज लॉ रिलेट्स द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड टू किसके साथ,
हेनरीज लॉ, ये तुम्हारा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है, पार्शियल प्रेशर के साथ। सो प्रेशर ये रहा खत्म, ऐसा सवाल आएगा। फॉर द रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन, हम इक्विलिब्रियम पर पहुंच गए, अभी बस फिजिकल चल रहा है। फॉर द रिएक्शन दिस द एक्सप्रेशन फॉर के सी इज, तो इसको कैसे करना है तुम्हारा, के सी निकालना है, एकदम आसान है। देखो तो कौन सा ऑप्शन लग रहा है तुम्हें। के सी अगर तुम लिखोगे, पहले तुम प्रोडक्ट साइड वाला लिखोगे और उसके बाद रिएक्टेंट साइड का, और यहाँ पे जो तुम्हारा कोफिशिएंट हो जाएगा ये तुम बस यहाँ पे पावर के हिसाब से लिख लेना, ये रहा खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड, NH3 है, BF3, लुईस एसिड कौन का, ये इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है, इसके पास है वैकेंट ऑक्टेट है, मतलब ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ये सारे कुछ नहीं करे, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी तो है, ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा। द पीएच ऑफ ए 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन, पीएच के ऊपर सवाल आएगा, तो कैसे करते हैं, H प्लस कैसे निकालोगे तुम, 0.01 मोलर, सो क्या हो जाएगा 10⁻² मोलर, ऐसा हो जाएगा। पीएच का फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ लॉग H प्लस, ठीक है, इसका वैल्यू तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, खत्म। अगर एग्जाम में ऐसे करके बोल दे POH निकालो, तो निकाल लो, कैसे निकालोगे, तो पीएच पहले निकाल लो फिर POH निकाल लेना, आराम से आ जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, एडिंग मोर रिएक्टेंट टू एन इक्विलिब्रियम सिस्टम विल शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट, मोर एडिंग मोर रिएक्टेंट टू एन इक्विलिब्रियम, मोर रिएक्टेंट तुम ऐड कर रहे हो, ठीक है, मोर रिएक्टेंट तुम ऐड कर रहे हो तो शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट, हाँ, एडिंग मोर रिएक्टेंट टू एन इक्विलिब्रियम सिस्टम, लेफ्ट की तरफ बोल रहा है, राइट, ये राइट की तरफ होगा, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ शिफ्ट करेगा। द वैल्यू ऑफ KW आयोनिक प्रोडक्ट वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये जो है दिस इज बेसिकली कांस्टेंट इक्विलिब्रियम वैल्यू फॉर वाटर, तुम्हारा क्या होता है KW ऐसे कुछ होता है ना, H प्लस फिर तुम्हारा OH माइनस इज इक्वल्स टू 1 into 10⁻⁻14, ये तुम्हारा एट रूम टेम्परेचर होता है क्या, तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये रहा 10⁻⁻14। कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl इज, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस Cl माइनस, खत्म, ये रहा। ए बफर सोल्यूशन रेजिस्ट चेंजेस इन, किस किस चीज़ पर रेजिस्ट करता है बफर, टेम्परेचर नहीं, बफर तुम्हारा वेरिएशंस वगैरह मिनिमाइज करता है इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, जैसे कि तुम्हारा स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर बेसिस जब तुम ऐड करते हो, टेम्परेचर नहीं हो जाएगा, प्रेशर नहीं, पीएच, यस, बफर सोल्यूशन रेजिस्ट चेंजेस इन पीएच, पढ़ते हो तुम लोग। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इज यूज्ड फॉर व्हाट, KSP इट इज यूज्ड फॉर किसके लिए, सॉल्युबल सॉल्ट्स बोला है, स्पेरिंगली, हाँ, KSP इज यूज्ड फॉर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, यहाँ पे कोई ऐसा कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। मुझे तो फॉलोइंग से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा वाला होगा, ये नहीं, ये पार्शियली डिसोसिएट करेगा, ये भी नहीं, हाँ, NaCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद देखो पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन है 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री सेल्सियस में क्या है तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो H प्लस होता है, ये तुम्हारा कितना होता है 10⁻⁻7 मोलर, जिसके वजह से एग्जैक्टली तुम्हारा न्यूट्रल पॉइंट आता है, तो पीएच तुम्हारा 7 आता है। कॉमन आयन इफेक्ट सप्रेसेस द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, हाँ यही लग रहा है मुझे, क्योंकि इंट्रोड्यूसिंग अ कॉमन आयन टू अ सोल्यूशन, ये क्या करता है, शिफ्ट द इक्विलिब्रियम, शिफ्ट करता है टुवर्ड्स बैकवर्ड, ठीक है, इट शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स बैकवर्ड, सो रिड्यूसिंग द आयोनाइजेशन ऑफ अ वीक एसिड या फिर बेस वगैरह हो गया, सो आंसर हो जाएगा तुम्हारा डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द रिएक्शन दिस, ऐसा रिएक्शन है वाटर एक्ट्स एज, वाटर इज एक्टिंग एज एन एसिड ना, ये तुम्हारा ब्राउनस्टेड लवरी का डेफिनेशन हो जाएगा, तुम्हारा वाटर जो है हियर इट एक्ट्स एज एन एसिड, रीजन क्या है, बिकॉज यहाँ पे जो तो है वाटर तुम्हारा इट इज डोनेटिंग अ प्रोटॉन, ठीक है, इट इज डोनेटिंग अ प्रोटॉन H प्लस, तो इट एक्ट्स एज एन एसिड, खत्म। रेडॉक्स रिएक्शन पे जाते हैं,
चलो देख लेते हैं व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर। यहाँ पे कैसे तुम लेट एक्स मान लो ना, किसका निकालना है क्रोमियम का, तो ये इसका तुम एक्स मान लो। तो कैसे करोगे, 2 × +1 और +2x + 7 -2, फिर ये तुम 0 पुट कर दो क्योंकि न्यूट्रल है ना। सो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा 0। तो आंसर मुझे कौन सा दिख रहा है सॉल्व करने पर, +6 दिख रहा है, खत्म। इन अ रिडॉक्स रिएक्शन द सब्सटेंस दैट अंडरगोस ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जो जाता है अंडरगोस इट, यस इट लॉसेस द इलेक्ट्रॉन, पता होगा बेसिक सा चीज़ है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज 0 वोल्ट, खत्म। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पता ही होगा तुम्हें भी, 0 वोल्ट होता है। विच डिवाइस कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये कौन सा होगा, विच डिवाइस, गैल्वेनिक सेल, ये रहा गैल्वेनिक सेल, या फिर इसे तुम वोल्टेक सेल भी कहते हो, ठीक है, वोल्टेक सेल। यहाँ पे तुम्हारा स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, ओके। और जो तुम्हारा बता देता हूँ यहाँ पर, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ये तुम्हारा उसका रिवर्स करता है, ठीक है, रिवर्स। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl व्हिच गैस इज लिबरेटेड, क्या होता है बेसिकली, तुम्हारा ऑक्सीडेशन होता है कहाँ पर, एनोड पर। और तुम्हारा क्लोराइड आयन जो होता है दिस आर रिलीज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म क्लोरीन गैस, मतलब तुम्हारा 2Cl - Cl2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, Cl2। ऑक्सीडेशन तुम्हारा पॉजिटिव एनोड पर ही होता है ना, ठीक है, ऑक्सीडेशन तुम्हारा होता है पॉजिटिव एनोड पर। आंसर ये हो गया। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी याद रखो यार, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख देता हूँ। मोलर कंडक्टिविटी तुम्हारा K/C होता है, ठीक है, इसका अगर वैल्यू पुट कर दो के का क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और इसका तुम्हारा मोल सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा करके होता है। इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारा यही आता है आंसर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये रहा। अकॉर्डिंग टू कोलराश लॉ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कोलराश लॉ बेसिकली तुम्हारा इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन, ठीक है। सो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ही ये स्टेट करता है कोलराश लॉ। सो ये क्या कहता है, ईच आयन इट कंट्रीब्यूट्स डेफिनेटिवली टू द टोटल कंडक्टिविटी, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द अदर आयन, ठीक है, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। सो ऑप्शंस देखो, प्रोडक्ट ऑफ आयोनिक एक्टिविटीज, सम ऑफ आयोनिक एक्टिविटीज, ये हो जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट फॉर डायलेशन इज, ये रहा, सम ऑफ आयोनिक कंडक्टिविटीज, ऐसे कर सम ही तो करते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, F2 हो जाएगा। क्योंकि ये तुम्हारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ये तुम्हारा हाईएस्ट रहेगा, ठीक है, हाईएस्ट रहेगा। सो एक्सेप्शनली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो रहा है, ठीक है, खत्म। केमिकल काइनेटिक्स देखो, द रेट ऑफ अ रिएक्शन यूजुअली डबल्स फॉर एवरी, सबको पता है 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, कॉमन सा चीज़ है। और तुम्हारा फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, यस, क्या होता है तुम्हारा रेट, रेट इज इक्वल्स टू के, ये कॉन्सेंट्रेशन 0, तो इंडिपेंडेंट ही तो है। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, क्या हो जाएगा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, सिंपल यही तो है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए याद रखो, एग्जाम में डायरेक्ट सवाल आते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ रिएक्शन इज कॉल्ड, कौन सा, क्या हो जाएगा आंसर, एंथैल्पी नहीं, एक्टिवेशन, हाँ एक्टिवेशन एनर्जी। कैटलिस्ट अफेक्ट्स अ रिएक्शन बाय चेंजिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कभी नहीं करता है, इंक्रीजिंग द रिएक्शन एंथैल्पी नहीं, प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव पाथ विद लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, खत्म, इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाँ यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछा एग्जाम में, सेकंड ऑर्डर भी पूछ सकता है, जीरो ऑर्डर भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका तुम्हारा हाफ लाइफ पीरियड सबको रटा हुआ होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के, ऐसे भी लिखते हो तुम, ln(2/k) भी लिखते हो, कौन सा वाला आंसर, ये रहा। फिर तुम्हारा ये हम ऑफ करते हैं पीरियोडिक टेबल पे, विच ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन्स द नोबल गैस,
नोबल गैस सबको पता है ग्रुप 18 का होता है, खत्म। द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड, रीजन क्या है डिक्रीज होने का? इंक्रीज इन शील्डिंग इफेक्ट, नहीं नहीं शील्डिंग इफेक्ट की वजह नहीं, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हाँ ये रहा आंसर। लेफ्ट से राइट तक तब तुम मूव करते हो, प्रोटॉन्स आर एडेड टू द न्यूक्लियस, फाइल तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं, तुम्हारा सेम जो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है उस पर एंटर करता है, जिसके वजह से तुम्हारा जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, इसके वजह से तो रेडियस डिक्रीज करता है अक्रॉस अ पीरियड। विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन सा वाला हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं, फ्लोरीन। द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 58 to 71 आर नोन एज, दिस आर नोन एज एक्टिनॉइड्स, नहीं याद है कि नहीं, 58 to 71 तक कौन है, लेंथेनॉइड्स। कहाँ से कहाँ तक होता है, सेरियम से, ये 58 तुम्हारा सीरियम का होता है और 71 किसका बता रहा है, ल्यूटेटियम का होता है कि नहीं, हाँ ठीक है। अगर तुम्हें सब याद भी नहीं है जितने सारे लेंथेनॉइड्स है, एटलीस्ट ये तो याद रखो कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। आयोनेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल गैसेस, हाँ यही है, पता है सबको, और ऑप्शन में नहीं जा रहा हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, लिथियम, ये किसको नहीं आता है, सबको आता है, पोटेशियम ही तो है, ठीक है, क्योंकि एकदम सबसे नीचे आता है ग्रुप में। द जनरल, पी ब्लॉक देखते हैं, द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, पी ब्लॉक का, सारे ब्लॉक का जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रख के जाओ एग्जाम में, ये तुम्हारा NS2 1 से 6 तक होता है, ये रहा आंसर, क्योंकि ग्रुप्स 13 से 18 तक होते हैं और फिल होता है तुम्हारे पी ऑर्बिटल्स 1 से 6 तक। विच एलिमेंट इज द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट, आयरन है, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, क्या लग रहा है तुम्हें, दिस इज एल्यूमिनियम ब्रो, ठीक है। ऑक्सीजन जो है मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ओवरऑल होता है, ऑक्सीजन ये तुम्हारा मोस्ट एबंडेंट ये ओवरऑल होता है, ठीक है। सिलिकॉन तुम्हारा सेकंड में आता है, ओके, और एल्यूमिनियम जो है वो थर्ड ओवरऑल है, और तुम्हारा ये सिंगल मोस्ट एबंडेंट मेटल होता है, ये मेटल का बात कर रहा है ना, मेटल का बात कर रहा है तो तुम्हारा एल्यूमिनियम आएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज मोर प्रोमिनेंट इन, 13 ग्रुप है, 14 है, 15 है, 16 है, कौन सा होगा आंसर, क्वेश्चन इसमें तुम्हारा ग्रुप 14 ही लग रहा है, ठीक है, ग्रुप 14, क्योंकि तुम्हारा जो ऑप्शन हमें यहाँ पे दिया है ग्रुप 13 14 15 16, यहाँ पे तुम्हें हैवी हैवी पोस्ट ट्रांजिशन मेटल जैसे कि लेड वगैरह हो गया, ये तुम्हारा ग्रुप 14 में आएगा, और बिस्मथ जो हो जाएगा ये तुम्हारा ग्रुप 15 में आएगा। ये स्ट्रांगली दिखाता है क्या, तुम्हारा आउटर S2 पेयर का पार्टिसिपेशन करना बॉन्डिंग में, ठीक है। सो ग्रुप 14 ही है तुम्हारा जो इनर्ट पेयर इफेक्ट सबसे ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा Pb2 जो है ये तुम्हारा हाईली स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लेड का तुम्हारा ये 4, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कौन सा होगा एलोट्रोप ऑफ कार्बन, सबको पता है ग्रेफाइट है। बाकी क्वार्ट्स, सिलिका, ये क्या होता है तुम्हारा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, क्वार्ट्स और सिलिका, दिस आर फॉर्म्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। कार्बोरंडम ये तुम्हारा सिलिकॉन कार्बाइड है, ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 81, बोरॉन डज नॉट फॉर्म BF6, रीज़न क्या है, इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, खत्म। विच कंपाउंड इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट, डायमंड कैसे यूज करेंगे भाई, ग्रेफाइट, खत्म। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन BCl3, अगर ये तुम्हें नहीं निकालना है तो क्या ही कहो, शर्म की बात है, sp2। क्वेश्चन नंबर 84, नाइट्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ये तो है इनर्ट, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है बॉन्ड, और इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी करीब तुम्हारा करीब 945 होता है किलो जूल पर मोल, बहुत ज़्यादा हाई है कि नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हो, मुझे तो याद है ये +5 होगा, सबको याद होगा शायद HNO3 का। कैलकुलेशन अगर करना है तो वहाँ पे मैंने पहले ऊपर जाओगे, मैंने मेथड दिखाया हुआ है, x मान कर करते हैं, तो ऐसे तुम कर सकते हो, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा तुम्हारा, कैसे निकालते हैं, चलो मैं दिखाई देता हूँ ना, ये तुम्हारा x हाइड्रोजन का तुम्हारा हो जाएगा +1, ठीक है, नाइट्रोजन का हो जाएगा तुम्हारा x मान लो, और 3 × -6 -2 सॉरी, और यहाँ पे 0 पुट कर दो,
एक्स, फिर 3 टू -6, -6 +1 +5, सॉरी -5, -5 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू +5, खत्म। विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस, सबको पता है क्या नहीं? N2O is the laughing gas. Which of the following is most acidic oxide? N2O5, P4O10. So acidic character of oxide, it increases with electronegativity and higher oxidation state। तुम्हारा सेंट्रल जो एटम होता है ना उसका जितना ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा। नाइट्रोजन यहाँ पर N2O5 में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है +5, सो इट इज़ हाईली एसिडिक, ठीक है, एज कम्पेयर टू यहाँ पे बिस्मथ वगैरह सब कुछ हो गया। सो इट इज़ मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड। वाइट फॉस्फोरस इज स्टोर्ड अंडर वाटर, रीजन क्या है? इट इज़ हाईली रिएक्टिव। सो क्वेश्चन नंबर 89 देख लो, द स्ट्रक्चर ऑफ SF6 सबको पता होता है क्या है इसका? ऑक्टाहेड्रल होता है। सो क्वेश्चन नंबर 90 देखो, विच हेलोजन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बता रखा है। फ्लोरीन नो डाउट ये तुम्हारा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट इसका साइज तो तुम्हारा छोटा है ना, तो आंसर तुम्हारा है क्लोरीन। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज, देखो मैंने उस समय बताया था कि पी ब्लॉक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक का पता कर लो, देखो सवाल डी ब्लॉक पर है, तो इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा N-1, डी 1 से लेकर 10 तक फिल किया जाता है, एस तुम्हारा 1 से लेकर 2 तक, ये रहा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक है, कैडमियम, आयरन, मर्क्यूरी। तुम्हारा यहाँ पे आयरन जो है इट पॉजेस पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, तुम्हें पता होगा यहाँ पे जो आयरन है पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है ग्राउंड स्टेट में, और तुम्हारा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ऐसा होता है, ठीक है। और तुम्हारा बाकी जितने सारे जिंक हो गया, जिंक है तुम्हारा, कैडमियम है, मर्क्यूरी है, दे हैव क्या है? जिंक है, कैडमियम है, मर्क्यूरी है, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है, फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल मतलब D10 तक होता है कन्फिगरेशन। सो दे आर नॉट क्लासिफाइड एज डी ब्लॉक मेटल्स, बट दे आर नॉट स्ट्रिक्टली ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। तो ये रहा आंसर, आयरन हो जाएगा, खत्म। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन इज ड्यू टू, किसके वजह से होता है? पोर शील्डिंग बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स, खत्म। विच आयन इज कलरलेस इन एक्वस सोल्यूशन? कॉपर 2+ है तुम्हारा, और क्या क्या है? Fe3+ है, एस स्कैंडियम का 3+ है, हाँ ये तुम्हारा ये हो जाएगा आंसर एक्वा सॉल्यूशन में कलरलेस, ये एस स्कैंडियम 3+, ठीक है। क्योंकि स्कैंडियम का जो कन्फिग्रेशन है तुम्हारा आर्गन ऐसे होता है 3D1 4s2, यहाँ पे Sc3+, ये अगर ये तुम लेते हो, इसका कंडीशन तुम लेते हो, तो इसमें तुम्हारा D जो है यहाँ पे 3D0 रहेगा। सो D इलेक्ट्रॉन्स के बिना ट्रांजिशन इम्पॉसिबल होते हैं, ठीक है, जिसके वजह से कलर वगैरह नहीं दिखाएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। K2Cr2O7 इसका तुम्हारा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में था, ठीक है, जिसके वजह से तुम्हारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा काम करेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn सॉल्व कर लो, इसको करना पड़ेगा क्या? +7 है, करके देखना, ठीक है। विच डी ब्लॉक एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? टंगस्टन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, सबको पता है। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन आयन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ, किस पर डिपेंड करता है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहुंच गए चैप्टर। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ सेंट्रल मेटल इन दिस इज, क्या है तुम्हारा? कैलकुलेट करो ना, कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल्स क्या होता है तुम्हारा? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स दैट इज फॉर्म डायरेक्टली विद द सेंट्रल मेटल। अच्छे से देखो क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, खत्म। विच लाइगेंड इज ए पॉलीडेंटेट लाइगेंड, ठीक है, कौन सा पॉलीडेंटेट लाइगेंड होता है यहाँ पर? EDT, ये रहा, याद रखो ना, पर तुम्हें पता भी होगा, पढ़ते हो। IUPAC नेम ऑफ FeCN6, ये इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा तुम्हारा? यहाँ पे 6 साइनो लाइगेंड से मतलब तुम्हारा हेक्सा साइनो रहेगा, हेक्सा साइनो, और कॉम्प्लेक्स के पास तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है, मतलब आयरन सफिक्स तुम्हारा जो है फेरेट रहेगा, ठीक है। ये सब रूल यहाँ पे बताने वाला हूँ क्या मैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कैसे निकालोगे? X +6 - 1
सो -3x तुम्हारा +3, तो फेरेट तुम्हारा 3 आएगा। देखो तो कौन सा ऑप्शन में लग रहा है, हेक्सासाइनोफेरेट। खत्म, ये रहा। विच आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस एंड दिस। ये तुम्हारा देखो तो अच्छे से नोटिस करो, यहाँ पर NH3, यहाँ पे 5SO4, यहाँ पे ब्रोमीन को अंदर भेज दिया, तो ये तुम्हारा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म है होगा। यहाँ पे तुम्हारा स्वैप स्वैप होता है, ठीक है, सल्फेट को बाहर कर दिया, ब्रोमीन को अंदर अंदर लेके आया, सो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। शेप ऑफ NiCO4, इसका शेप क्या हो जाएगा तुम्हारा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। According to VVT, sp3d2 hybridization leads to what? Hybridization, it leads to inner orbital complex है, outer orbital complex है, square planar complex है, linear complex। तो ये तुम्हारा हो जाएगा outer orbital complex, ठीक है। क्या एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ। जो कि तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग वैल्यू है, ठीक है, दे आर बेसिकली लार्जर देन द टेट्राहेड्रल वैल्यू। जो कि तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिटिंग, दे आर बेसिकली लार्जर देन द टेट्राहेड्रल वैल्यू, ठीक है। जिसके वजह से तुम्हारा ज़्यादा तुम्हारा डायरेक्ट लाइगेंड ऑर्बिटल इंटरेक्शन और तुम्हारा जो लाइगेंड का काउंट होता है वो ज़्यादा हाई होता है, ओके, वो तुम्हारा हाई होता है, मतलब तुम्हारा 6 वर्सेस 4 ऐसा कुछ होगा। तो मैथमेटिकल जो अप्रोक्सीमेशन हम लेते हैं वो तुम्हारा करीब ऐसा होता है 4/9, ये तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल का ऐसा कुछ आता है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, ग्रेटर देन, हाँ, टेट्राहेड्रल ईयर। विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड, पता होगा तुम्हें भी, CO, कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है यहाँ पर। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल 0 है, पता है। विच आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ ligands between coordination spheres, एक्सचेंज ऑफ ligands, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो चलो यहाँ तक रखते हैं, बाकी जितने सारे क्वेश्चंस बचे होंगे 50 क्वेश्चंस, उसका मैं बस आंसर की यहाँ पर टिक करके रख दूंगा। वो तुम टेलीग्राम पर मैं PDF दे दूंगा, उससे तुम कर लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो।